नमस्कार आप सभी का। अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो विषय है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। साफ साफ शब्दों में हमें यह बात पता चल रही है कि कहानी का हमें नाटक में रूपांतरण करना, मतलब कहानी को नाटक में बदलना है। कोई कहानी है जो मान लीजिए आप किसी किताब में पढ़े, जैसे ईदगाह एक कहानी है। अब इस कहानी को आपको नाटक में बदलना है, तो नाटक में बदलने के लिए आपको मंच चाहिए। हाँ, उस मंच में जैसे मेले का स्थान हो गया तो वहाँ के दृश्य अलग। दादी जो अमीना दादी थी उनके साथ जो चिमटे का जो संवाद होता है वो अलग। किस तरह से सब अपने अपने डायलॉग डिलीवरी देते हैं, ये सभी चीज़ें नाटक में होती है। लेकिन कहानी में पूरा स्क्रिप्ट होता है और उस कहानी के आधार पर ही वो नाटक बनता है। किस प्रकार बनता है इस वीडियो में आज हम जानेंगे। कहानी का नाट्य रूपांतरण। कहानी को नाट्य में रूपांतरित करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे, कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। बिल्कुल, कहानी की कथा वस्तु सामने रखकर एक एक घटना को चुनकर उसके आधार पर दृश्य का निर्माण किया जाता है। मान लीजिए हमने कोई कहानी लिया, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था ईदगाह का, तो ईदगाह में हम मेला का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो वहाँ का स्थान चुनेंगे, वहाँ का दृश्य चुनेंगे, वहाँ का संवाद चुनेंगे और इस प्रकार से एक मंच पर एक ऐसा हम छवि तैयार करेंगे जो दर्शक देखकर उस कहानी की कथा वस्तु को समझ पाए। दूसरा नंबर है, कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल, कहानी का जो स्क्रिप्ट है, मतलब जो स्क्रिप्ट है उसी के अनुसार वहाँ का वातावरण तैयार किया जाता है, वहाँ का माहौल तैयार किया जाता है। जैसे ईद का दिन था, ईदगाह में जब बात हो रही थी, तो वहाँ किस तरह से लोग नमाज अदा करने के बाद सब आते थे, वो माहौल को बताया जाता है। मेला का माहौल बताया जाता है, चारों तरफ खिलौने हैं, बच्चे हैं। तीसरे नंबर पे, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, अगर मंच में उस कहानी को नाटक के जरिए दिखाया जा रहा है और वहाँ पर प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, ध्वनि की व्यवस्था नहीं है, तो वो नाटक बिल्कुल ही आपको प्राणहीन लगेगा। ऐसा लगेगा कि उसमें आत्मा ही नहीं है, जान ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो नाटक होता है उसमें आपका ध्वनि और प्रकाश का रहना बहुत ज़रूरी है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय मंच सज्जा का विशेष योगदान होता है। मंच सज्जा से कहानी में सजीवता उत्पन्न होती है और दर्शक स्वयं को नाटक से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मंच सज्जा मतलब जो मंच होता है जहाँ पर नाटक को प्रदर्शित करवाया जाता है या किया जाता है, वहाँ पर उसका होना एक बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर किसी कहानी को नाटक में बदलना है और मंच ही नहीं है जहाँ पर उस नाटक को दर्शकों को दिखाया जाए, तो फिर आप किसी कहानी को नाटक में बदल ही नहीं सकते। इसीलिए मंच सज्जा का विशेष योगदान होता है कहानी को नाटक में बदलने के लिए। पांचवा नंबर, पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। मान लीजिए आप महाभारत को नाटक के रूप में दिखाना चाहते हैं मंच पर, और वहाँ पर कर्ण और अर्जुन के बीच में द्वंद्व चल रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में, द्वंद्व के बीच में जो बात होगी, संवाद होगी, इसको आपको दिखाना है। ठीक है, तो पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, और डायलॉग डिलीवरी के वक्त चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होगा, शब्दों का जो चुनाव होता है वहाँ पर नाटक में किस तरह से उसे रूपांतरित किया जाएगा, बोला जाएगा, जिससे दर्शकों के दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाएं, दर्शक जुड़ जाएं। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होता है कहानी को नाटक में बदलने के लिए। संवाद को अभिनय के स्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक, बात को मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, कोई दुख का बात संवाद है, आप अपने सामने वाले पात्र को कह रहे हैं, तो आपका हाव भाव, आपका एक्सप्रेशन भी बदलना होता है। तो ये है टोटल 6 पॉइंट जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप इसे पूरी तरह से स्मरण कर ले, याद कर ले, रट ले। अब हम जानेंगे कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए सावधानियां पढ़ते हैं। कथानक के अनुसार ही दृश्य दिखाए जाने चाहिए। बिल्कुल, जो आपका स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो आपकी कथा वस्तु है, कहानी, उसके अनुसार ही उस दृश्य को दिखाया जाना चाहिए। मान लीजिए कहानी में फाइट सीक्वेंस है,
नायक और खलनायक के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, वो दिया है कहानी में, और आप वहाँ कोई गाने का दृश्य डाल देंगे, तब तो वो बर्बाद हो जाएगा ना वो पूरा नाट्य रूपांतरण। तो इसीलिए कथानक के अनुसार ही दृश्य दिखाए जाने चाहिए। दूसरा, नाटक के दृश्य बनाने से पहले उसका खाका तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, नाटक का दृश्य जब बनेगा, कोई भी चीज़ जब हम पहले बनाते हैं, उसका पहले हम एक खाका तैयार करते हैं, उसका एक आधार तैयार करते हैं, उसके बाद जाकर उसका फाइनल टच देते हैं। तीसरे नंबर पे है, नाटकीय संवादों का कहानी के मूल संवादों के साथ मेल होना चाहिए। बिल्कुल, नाटक में जो संवाद चल रहा है, मान लीजिए कर्ण अर्जुन के बीच जो संवाद चल रहा है, वो आपका स्क्रिप्ट में भी वही संवाद होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा नंबर, कहानी के संवादों को नाट्य रूपांतरण में एक निश्चित स्थान मिलना चाहिए। पांचवा नंबर, संवाद सहज, सरल, संक्षिप्त, सटीक, प्रभावशाली तथा बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। अगर संवाद, दोनों के बीच की बातें, मंच पर मान लीजिए दो पात्र है, दोनों के बीच की बातें सहज, सरल, संक्षिप्त, सटीक, प्रभावशाली तथा बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, ये चीज़ें होंगी तभी जाकर दर्शक नाटक को एंजॉय कर पाएंगे, नाटक को समझ पाएंगे, और उनमें रस की उत्पन्न, बोल सकते हैं कि आनंद रस का उत्पन्न होगा, क्योंकि वो नाटक में पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। और बोलचाल की भाषा ही नहीं रही, भाषा सरल ही नहीं है, मार आप संस्कृतनिष्ठ बोले जा रहे हैं और वहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपका व्यर्थ हो जाएगा चीज़ें। तो आप जिस जगह पे हैं, जिस वातावरण में है, जिस क्षेत्र में है, आपको उस अनुसार आपके संवादों को भी वहाँ पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संवाद अधिक लंबे और उबाऊ नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, अगर संवाद बहुत लंबे होते चले गए तो दर्शक जो है वो पूरी तरह से, आप बोल सकते बोर हो जाएंगे, और उस उनके अंदर में बोल सकते हैं कि आप इच्छा शक्ति हट जाएगी, क्योंकि इतना लंबे समय तक संवाद को कोई झेल नहीं सकता। चलिए देखते हैं कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं हैं। सबसे पहले, कहानी का मूलाधार कथानक होता है, नाटक भी कथानक पर ही आधारित होता है, ठीक है। कहानी में घटनाएं क्रमबद्ध रहती है, नाटक में भी घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध रूप में होता है। कहानी में पात्रों की मुख्य भूमिका होती है, नाटक की रचना में भी पात्रों का मुख्य स्थान होता है। कहानी में एक परिवेश रहता है, नाटक में भी परिवेश होता है। कहानी में पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है, नाटकों में पात्रों के मध्य भी द्वंद्व दिखाया जाता है। कहानी उद्देश्य विशेष को लेकर चलती है, नाटक भी उद्देश्य विशेष को लेकर ही लिखा जाता है। कहानी का चरमोत्कर्ष होता है, नाटक का भी चरमोत्कर्ष होता है। कहने का पूरा पूरा मतलब है, अगर मैं निष्कर्ष रूप में कहूँ कि कहानी और नाटक में समानताएं क्या क्या है, तो कहानी का नाटक के साथ इस तरह की समानता है जिस तरह से आत्मा का शरीर के साथ है। क्योंकि आप जब भी, आप जैसे मैं सातवां नंबर अगर पॉइंट लूँ, कहानी का चरमोत्कर्ष होता है, नाटक का भी चरमोत्कर्ष होता है। बिल्कुल, जब कहानी चरमोत्कर्ष तक नहीं रहेगी तब पढ़ने वाले तो बोर हो जाएंगे, मतलब उनके अंदर रुचि ही नहीं आएगी, फिर बोलेंगे नहीं इस कहानी में तो कुछ खास है ही नहीं। नाटक अगर देख रहे हैं और उसमें चरमोत्कर्ष नहीं है, मतलब उसमें कह सकते हैं कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे दर्शकों का मन मोह ले, हाँ, उनके मन को जीत ले, तो फिर वो नाटक क्यों देखेंगे। तो कहानी में भी लोगों को वो चरमोत्कर्ष चाहिए, और नाटक में भी चरमोत्कर्ष चाहिए ही चाहिए। अब जैसे एक और है कि कहानी में एक परिवेश रहता है, नाटक में भी परिवेश होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर परिवेश ही ना हो तो फिर कहानी किस बात का, नाटक किस बात का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो भी पॉइंट्स है वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो सभी एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य रूप में स्थापित हैं। अब हम ये जानेंगे कि कहानी और नाटक में असमानताएं क्या क्या है। सबसे पहले, कहानी की संरचना छोटी होती है जबकि नाटक की संरचना अपेक्षाकृत बड़ी होती है, क्योंकि नाटक को जो है मंच पर दिखाया जाता है, और जब मंच में संवाद होते हैं दो पात्रों के बीच, तीन पात्रों के बीच, चार पात्रों के बीच, तो वो संवाद काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि उसे दृश्य के रूप में दर्शक देख रहे होते हैं। यही कारण है कि नाटक में जो संरचना होती है नाटक की वो बड़ी होती है कहानी से। कहानी तो किताबों में रहती है जिसे हम पढ़ते हैं। दूसरा, कहानी श्रव्य साहित्य जिसे पढ़ा जाता है, बिल्कुल, जबकि नाटक दृश्य साहित्य जिसे देखा और सुना जाता है। इस पर बात करके और कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ ही इतने सरल शब्दों में बता दिया गया है कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
कहानी को पढ़कर समझा जाता है, जबकि नाटक को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अभिनय मतलब एक्टिंग करके। चौथा नंबर, कहानी को किसी भी शैली में लिखा जा सकता है, लेकिन नाटक हमेशा संवाद शैली में ही प्रस्तुत किया जाता है। संवाद शैली का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा पात्रों के बीच जो बातचीत होती है, उसी बातचीत में तो एक्सप्रेशन, हाव भाव, हाँ, ध्वनि, दृश्य, क्लाइमैक्स वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। तो यही तो अलग करती है कहानी की शैली को नाटक की शैली से। कहानी में मंच सज्जा, संगीत तथा प्रकाश का महत्व नहीं है, क्योंकि कहानी सिर्फ श्रव्य माध्यम है, जबकि नाटक में मंच सज्जा, संगीत तथा प्रकाश का विशेष महत्व होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। एक और पॉइंट है जो करीबन एक बार पूछा गया था 2023 में कि कहानी और नाटक में मूल तत्व क्या-क्या है? कि कहानी और नाटक में जो मूल तत्व है वो क्या-क्या है? सबसे पहले देखिए कथानक, ठीक है? कथानक, संवाद, पात्र व चरित्र और भाषा, ये जो 4 पॉइंट है, ये कहानी और नाटक दोनों का ही मूल तत्व होता है। इसे आप पूरी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो कहानी और नाटक के अंदर का जो मूल तत्व क्या-क्या है? कथानक है, संवाद है, पात्र व चरित्र चित्रण है और भाषा है। ठीक है? धन्यवाद।